गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कई लोगों को ये लगता होगा सर बार बार डेली आते हैं यही पूछते हैं कैसे हैं आप लोग। तो समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, अपने ही अपनों से दूर हैं, कोई सपने से दूर है, कोई अपने से दूर है। ये दौर ही ऐसा चल रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है। इसके लिए मैं चंद पंक्तियां आपके लिए लेकर आया हूं। जो आज का माहौल चल रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका है। तो ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का दस्तूर है, अपना ही अपने से दूर है। ये दुनिया का दस्तूर है, अपना ही अपने से दूर है। इंसान ही इंसान को मार रहा है, तू बता तो किस नशे में चूर है। इंसान ही इंसान को मार रहा है, तू बता तो किस नशे में चूर है। और ये पंक्तियाँ अभी आप लोगों के लिए लिखी थी मैंने कुछ ही मिनट पहले। मन खिन्न हो जाता है जब ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये बताया जाता है कि ये प्रजाति विलुप्त हो रही है, वो प्रजाति विलुप्त हो रही है। एक चीज़ और पृथ्वी से विलुप्त होती जा रही है, वो है इंसानियत। बहुत तेज़ी से विलुप्ति के कगार पर है इंसानियत। उसको बचाए रखना है हमको, आपको। चलिए, तो हम लोग कथन और तर्क पढ़ रहे थे। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सभी लोग एक बार जम के शेयर कर दीजिए। तो कल हम लोगों ने इस पे 6 पॉइंट पढ़ लिए थे। कितने पॉइंट्स पढ़ लिए थे? 6 पॉइंट्स पर हमारी चर्चा हो गई थी। 6 पॉइंट्स पर चर्चा हो गई थी, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था हमारा रिपीटिशन। अगर किसी भी तर्क को रिपीट कर दिया जाए तो हमारा तर्क क्या होता है? कमजोर हो जाता है। दूसरा पॉइंट था देश की नीतियों से तुलना। देश की नीतियों से तुलना। अगर किसी भी तर्क में किसी देश या देश की नीति से तुलना कर दी जाए तो वो तर्क क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तीसरा पॉइंट कल हमने आप लोगों को बताया था स्वास्थ्य एवं पर्यावरण। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े तर्क क्या होते हैं? सकारात्मक रूप से अगर जुड़े होंगे तो प्रबल होंगे और नकारात्मक रूप से अगर जुड़े होंगे तो दुर्बल होंगे। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, किसी नेता, अखबार और व्यक्ति से संबंधित कोई संभावित तर्क होगा तो वो हमारा तर्क क्या होगा? दुर्बल होगा। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था, अच्छा ये हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, लेकिन हाँ 6 पॉइंट में चर्चा करा दूंगा आप लोगों को। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के ऊपर चर्चा हो चुकी थी। देश और उसकी देश की नीतियों से तुलना पर चर्चा हो चुकी थी। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से हो गया, देश हो गया, नेता अखबार हो गया, देश और उसकी नीतियां हो गई। इसके बाद हमने बताया था किसी व्यक्ति विशेष की अगर बात कर दी जाए, क्या बात कर दी जाए? व्यक्ति विशेष की अगर बात कर दी जाए तो हमारा तर्क क्या होगा दोस्तों? हमारा तर्क कमजोर होगा। किसी व्यक्ति विशेष की अगर बात कर दी जाए तो हमारा तर्क कैसा होता है? कमजोर होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की धारणा कुछ भी हो सकती है। मेरे अकेले की धारणा कुछ भी हो सकती है। हो सकता है मुझे दाल चावल अच्छा लगता हो और आपको दाल चावल ना अच्छा लगता हो। तो दाल चावल मुझे अच्छा लगता है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं पूरे परिवार को 12 महीना दाल चावल ही खिलाऊंगा। हो सकता है किसी को कोई चीज अच्छी लगती हो और किसी को कोई चीज ना अच्छी लगती हो। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग धारणा हो सकती है। अंतिम पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, अगर केवल बस यही एकमात्र जैसे शब्द जोड़ दिए जाएं तो तर्क हमारा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तर्क हमारा
कमजोर हो जाता है। तो इन 6 पॉइंट्स में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा प्रचलित भारतीय संविधान, प्रचलित भारतीय संविधान और भारतीय कानून से विरोध रखने वाले तर्क, से विरोध रखने वाले तर्क दुर्बल होते हैं। जो भारत में संविधान है, अस या बस आपको मानना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान का विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो इस देश में रहने के लिए, इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसको आपको मानना ही पड़ेगा। जो अधिकार आपको दिए गए हैं उस अधिकारों से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। जैसे आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर संविधान में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है तो ना ही भारतीय संविधान के विरोध में कोई जा सकता है। ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे ना राष्ट्रपति जी छीन सकते हैं, ना प्रधानमंत्री जी छीन सकते हैं, ना संसद भवन छीन सकती है। देश का कोई भी व्यक्ति आपसे ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीन सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है? प्राण मतलब आपसे आपके प्राण कोई नहीं छीन सकता है। उसी के तहत जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसको सजा होती है, क्योंकि वो किसके खिलाफ गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ जाएगा। किसके खिलाफ जाएगा? अनुच्छेद 21 के खिलाफ जाएगा। आपको स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, तो ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। यहां तक कि जब देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, क्या लागू हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, कर्फ्यू लागू हो जाता है। क्या लागू हो जाता है? कर्फ्यू लागू हो जाता है। तो कर्फ्यू में ऐसा नहीं होता है कि सैनिक आपके घर के अंदर घुस के आपको मार देगा, कभी नहीं किया जाएगा ऐसा। आपको जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप पलके नहीं झपकाएंगे। ये हमारा क्या है? भगवान ने हमको ये दिया है कि ये स्वैच्छिक है, पलके हमारी झपकेंगी ही। अब जैसे मान लीजिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन है आपके पास। कथन है, क्या आरक्षण की व्यवस्था उचित है? क्या आरक्षण की व्यवस्था उचित है? ये किसको पूछा गया है? कथन को पूछा गया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट से संबंधित हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे कभी भी कथन को सही या गलत नहीं करना है। कभी भी कथन को सही या गलत नहीं करना है। हमें जो गलत और सही करना है वो तर्क को सही गलत करना है या प्रबल या दुर्बल करना है। क्या करना है? प्रबल या दुर्बल करना है। क्या आरक्षण की व्यवस्था उचित है? लिखा हुआ है नहीं। इससे कई छात्र जो कि वास्तविकता में ज्ञान का भंडार है, सरकारी नौकरियों में
सरकारी नौकरियों में सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। आपको ये स्टेटमेंट कितना भी सही लगे, आपको ये तर्क पढ़ने में चाहे कितना भी सही लगे, लेकिन अगर भारतीय संविधान का विरोध कर रहा है तो ये तर्क दुर्बल होगा और हमेशा दुर्बल होगा। हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अब आरक्षण से विरोध रखने वाले जितने भी तर्क होंगे वो क्या होंगे? दुर्बल होंगे। क्या होंगे? दुर्बल होंगे। इस वजह से ये तर्क हमारा क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। आशा करते हैं आसानी से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। 8वां पॉइंट है आप लोगों का जादू। परेशान ना हो, जादू दिखाने नहीं जा रहा हूं मैं। टोना, रहस्य, चमत्कार और इस भावनाओं पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं, जादू, टोना, रहस्य, चमत्कार और इस भावनाओं पर आधारित जितने भी तर्क होंगे वो क्या होंगे? दुर्बल होंगे। देखिए आप लोगों को एक बात बता दूं कि जादू नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जादू नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये केवल और केवल हमारी नजरों का फेर होता है। जो चीजें हम आपकी निगाहों से बचा के कर ले जाएं और आपके सामने रिजल्ट आ जाए, वही क्या कहलाता है? जादू कहलाता है। वही क्या कहलाता है? जादू कहलाता है। अगर मौका मिला तो आप लोगों को एक लाइव जादू में दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? लाइव जादू में आप लोगों को एक दिखाऊंगा और गारंटी है आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे उसको। रहस्य, टोना, चमत्कार, देखिए हमारा भारतीय संविधान जो है, भारतीय कानून जो है, वो कोई जादू, टोना, रहस्य, चमत्कार, भविष्य बताने वाले आबा बाबा किसी को नहीं मानता है। और ऐसा कोई बाबा नहीं है जो भविष्य बता सके, मानव जाति को केवल एक ताकत नहीं दी गई है, भविष्य देखने की ताकत नहीं दी गई है। अगर मानव प्रजाति को भविष्य देखने की ताकत दे दी जाती तो फिर वो देवताओं के बराबर हो जाता। भविष्य देखने की ताकत इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि हमारे रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म से ही पूरा विश्व चलता है। देवी देवता भी कर्म से ही बंधे हुए हैं। जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। जो जैसे करहि तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल चखता है। तो भविष्य देखने की किसी के पास क्षमता नहीं है, किसी भी मानव के पास ऐसी क्षमता नहीं है। अगर ऐसा होता, एक बाबा जी हमारे बता देते हैं कि बेटा हरी चटनी खाओ, तुम्हारी कृपा हरी चटनी से रुकी हुई है। बाबा जी बता देते हैं कि खीर खाओ, तुम्हारी कृपा खीर से रुकी हुई है, और बेचारा वो इंसुलिन बढ़ने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसे शुगर था, वो खीर नहीं खा रहा था बहुत दिनों से, तो बाबा जी ने बता दिया। अब कोई कैसे बता सकता है कि मेरे जेब के अंदर कितने रुपए रखे हुए हैं? कोई नहीं बता सकता है, ऐसी ताकत किसी के पास नहीं है। अगर ये लोग ऐसे होते, ये भविष्य से बता लेते, तो भारत में एक कंपनी है जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक है सीबीआई, एक है सीआईडी। ये सब लोग क्या करते हैं, इन आबा बाबा को पकड़ के ले जाते और लाखों रुपए तनख्वाह देते और कहते कि बताओ भैया पाकिस्तानी कब घुसने वाले हैं, बम कहां से चलने वाला है, आगे देश में क्या नीतियां होनी चाहिए, क्योंकि आप तो भविष्य देखना जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी भविष्य नहीं देख सकता है। ठीक है, तो आप लोग अब बाबा आबा के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। कई सारे ऐसे बाबा घूम रहे हैं मार्केट में जो भविष्य बताते हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इनकम है उनकी।
नाम नहीं लूंगा मैं बाबाओं का, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लिया जाता है। तो जादू, टोना, रहस्य और चमत्कार और इस भावना पर आधारित जितने भी तर्क होंगे हमारे, वो क्या होंगे? दुर्बल होंगे। ठीक है, 9वां पॉइंट आपका मैं यही लिख दे रहा हूं। 9th पॉइंट है आपका जादू, टोना, रहस्य, चमत्कार हो गया। कल्पना, कल्पना, कल्पना नहीं, कल्पनाओं लिख लीजिए। कल्पनाओं एवं धारणाओं, धारणाओं पर आधारित, पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। कल्पनाओं एवं धारणाओं पर आधारित तर्क दुर्बल होते हैं। अब सबसे पहले हमें ये 2 पॉइंट समझने की जरूरत है कि कल्पना किसे कहा जाता है और धारणा किसे कहा जाता है। कल्पना किसे कहा जाता है और धारणा किसे कहा जाता है। तो कहते ना सर, कल्पना, हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है उसका नाम है कल्पना। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नाम है कल्पना। आपको ये बताना है कि कल्पना होता क्या है। ये है इमेजिनेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इमेजिनेशन। कल्पना होती क्या है? कल्पना वो होती है जो चीज वास्तविकता में ना हो उसके बारे में हम सोचें, वही कहलाती है कल्पना। जैसे एक काल्पनिक धारावाहिक था, हम लोग तो उसी को देख के बड़े हुए, जिसका नाम है शक्तिमान। शक्तिमान जूनियर जी आता था हम लोगों के साथ समय में। तो ये सब क्या थे? काल्पनिक थे। एक धारावाहिक चलता था जिसका नाम था शकलाका बूम बूम। वो पेंसिल होती थी उसके पास, पेंसिल से बना देता था, सब कुछ निकल आता था वास्तविकता में। तो ये क्या थी? कल्पना थी। ये हम लोग के सुपर हीरो थे हमारे जमाने के, मुकेश खन्ना जी सुपर हीरो थे। हम लोग इन्हीं को देख के बड़े हुए, गर्मियों की छुट्टी में खूब देखा है हम लोगों ने इसको। तो ये सब क्या है? काल्पनिक है। अब दूसरी बात करी जाए, धारणा क्या होती है? धारणा क्या होती है? तो धारणा आप लोगों को बता दें, धारणा एक व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है, धारणा एक व्यक्ति की भी हो सकती है, और धारणा पूरे समाज की भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पूरे समाज की भी धारणा हो सकती है। अच्छा, बस इन पॉइंटों को आपको ध्यान से सुनना है। एक बार जब समझ लेंगे फिर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। आप लोग देखते ही क्वेश्चन लगाएंगे, गारंटी है मेरी। तो व्यक्ति की धारणा क्या हो गई? अब व्यक्ति की धारणा क्या होती है? जैसे किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता। ये व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई पार्टी अच्छी लगती है, किसी व्यक्ति को कोई नेता अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को कोई हीरो अच्छा लगता है, किसी को कोई हीरोइन अच्छी लगती है। कोई शाहरुख खान को पसंद करता होगा, कोई सलमान खान को पसंद करता होगा, कोई अमिताभ बच्चन को पसंद करता होगा, कोई अक्षय कुमार को पसंद करता होगा, कोई रणवीर सिंह को पसंद करता होगा। तो ये अपनी अपनी धारणा है। अब समाज विशेष की धारणा क्या हो सकती है? समाज की धारणा क्या होती है? अच्छा, धारणाएं बुरी भी हो सकती हैं और धारणाएं गलत भी हो सकती हैं। अब बुरी धारणाओं की हम लोग बात करें तो समाज विशेष की धारणा थी सती प्रथा। सती प्रथा ये बताया जाता था कि अगर किसी महिला का पुरुष खत्म हो जाएगा या महिला का पति खत्म हो जाएगा तो उस महिला को पति के साथ ही खत्म होना पड़ेगा, पति के साथ ही जलना पड़ेगा। अच्छा, ये सती प्रथा निशानी किसकी थी? ये सती प्रथा जो निशानी थी, ये पुरुष प्रधान प्रदेश की निशानी थी, कि जहां पर पुरुष ही अपने आप को बिल्कुल उच्चतर समझते हैं, ऊपर समझते हैं। लेकिन एक बात बता दूं बेटा आप लोगों को कि पढ़ाई लिखाई का, दिमाग का जो वास्तविकता में काम होता है वो केवल और केवल लड़कियों का होता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो यूपीएससी का पिछले 6 साल का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। पिछले 6 से 7 साल का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। यूपीएससी की जो टॉपर्स हैं वो केवल और केवल महिलाएं ही निकल रही हैं। टॉप 3 में, टॉप 4 में महिलाएं ही आ रही हैं। तो पढ़ने लिखने का काम जो होता है वो केवल महिलाओं का ही है, दिमाग का काम महिलाओं का है। और पुरुष ये भी दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ, महिलाएं हमसे कमजोर हैं। शुरुआत से ही, बचपन से ही ये डाला जाता है। अगर घर में बेटा पैदा होता है तो उसे बैट बॉल दिया जाता है खेलने के लिए। अगर घर में लड़की पैदा होती है तो उसे गुड़िया दे दी जाती है खेलने के लिए, उसे बैट बॉल नहीं दिया जाता है।
क्योंकि उसके दिमाग में ये डाला जाता है कि बेटा आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो शारीरिक रूप से मजबूत महिला से ज्यादा कोई नहीं होता है। एक बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, वो सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं, उसके बाद भी उतना दर्द नहीं होता है जितना दर्द एक डिलीवरी करने में एक महिला को होता है। तो वो असह्य पीड़ा सह चुकी होती है। इसीलिए माँ का प्यार बच्चे के प्रति ज्यादा होता है, पिता का प्यार बच्चे के प्रति उतना नहीं होता है। माँ का प्यार अपने बच्चे के प्रति लगाव बहुत होता है। तो ताकत में भी महिलाएं आगे हैं और दिमाग में भी महिलाएं आगे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके परेशान ना हो कि सर अब हम लोग लड़के हैं तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। इंसान है, दिमाग है, जो दिमाग का प्रयोग अच्छे से कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो कल्पनाओं एवं धारणाओं पर आधारित जितने भी तर्क होंगे वो क्या होंगे, हमारे दुर्बल होंगे। इसको याद रखना है आपको, कल्पनाओं एवं धारणाओं पर आधारित तर्क क्या होंगे, दुर्बल होंगे। लास्ट पॉइंट अब आपका बचा है और इसको याद रखना है। लास्ट पॉइंट, चलिए यहां एक और सिर्फ कर, कल्पना एवं धारणाओं पर आधारित हो गए। और लास्ट और अंतिम पॉइंट है उदारीकरण। उदारीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, और निजीकरण से संबंधित सकारात्मक तर्क, सकारात्मक तर्क प्रबल होते हैं, प्रबल होते हैं। उदारीकरण हो, वैश्वीकरण हो और निजीकरण हो। सबसे पहले देखते हैं ये 3 पॉइंट क्या हैं। इन 3 पॉइंट को सीखिए कि भैया उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण क्या होता है। अगर बात करें उदारीकरण की, उदारीकरण का मतलब होता है उदार भावना, सबके कल्याण की भावना ही क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। जैसे इतिहास में एक राजा था जिसका नाम था बाबर। बाबर, इसको उदार हृदय वाला राजा कहा जाता था। इसका हृदय बहुत उदार था, ये लाखों में बख्शीश दिया करता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श था। लाख बख्श था। अरे भैया कौन परेशान है, ओहो दिव्या मैम का फोन आ रहा है, सर दिव्या मैम से बात कर लीजिए। तो ये लाखों में जब बख्शीश दिया करता था इसलिए इसका नाम था लाख बख्श। लाख बख्श कहा जाता था, लाखों में बख्शीश दिया करता था, लाखों में दान दिया करता था। और एक थे कर्ण, नाम सुना होगा आपने, कर्ण। इनसे बड़ा दानी बताते हैं पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। जिसने जो मांगा कर्ण ने उसको वो दे दिया। और कर्ण जैसा धुरंधर, कर्ण जैसा योद्धा पूरे महाभारत में नहीं था। कर्ण जैसा योद्धा पूरे महाभारत में नहीं था। एक बार कर्ण और वासुदेव की चर्चा हो रही थी, तो कर्ण ने कृष्ण से कहा कि वासुदेव आप अर्जुन का साथ दे रहे हैं और मुझे मारने की पूरी षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं, मुझे मारने का पूरा षड्यंत्र बनाया जा रहा है और मैं ये चाहता हूं कि आप अर्जुन की तरफ से ना बोलें तो मैं आपके सामने अर्जुन का शीश काट के रख दूंगा। तो कृष्ण का जवाब था, कर्ण ने कृष्ण से कहा कि क्या मैं इतना छोटा हूं कि मुझे अर्जुन मार देगा। तो उन्होंने कहा, कृष्ण का जवाब था कि आपको मारने के लिए स्वयं वासुदेव को अर्जुन का साथ देना पड़ रहा है, तो आप सोच लीजिए कितने महान होंगे। आपकी जो मौत होगी वो सहज नहीं होगी, इतनी आसान नहीं होगी। तो कर्ण जैसा योद्धा पूरे इतिहास में नहीं हुआ, कर्ण जैसा दानी अपने शरीर का कुंडल और कवच तक दान कर दिया। वो ये जानता था कि कुंडल और कवच दे दूंगा तो उसके बाद मैं मारा जाऊंगा,
तो कर्ण जैसा दानी कोई नहीं था। तो ये थी उदारीकरण। उदारीकरण समझ गए, सबके कल्याण की भावना, सबके कल्याण की जो भावना होती है वो क्या कहलाती है, उदारीकरण। निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, चीजों को प्राइवेट कर देना। जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लगभग सब चीजों को प्राइवेट करने में तुले हुए हैं, प्राइवेट करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन किसी देश को देखकर अपने यहाँ देश की चीजों को प्राइवेट कर देना, पहले ही मैंने बताया था किसी देश की नीतियों के साथ तुलना गड़बड़ होती है। अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, रसिया में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, इंग्लैंड में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो बेटा उन सब की परिस्थितियां अलग हैं। वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, वहां की सरकारें बहुत अच्छी हैं, वहां के नेता वगैरह बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ के नेता तो ऐसे हैं, उन्हें समय मिले तो जब चाहें, जब उनका दांव लगेगा आपको नोच घसोट के खा जाएंगे। केवल एक समय ऐसा आता है चुनाव का टाइम, जो आपके सामने क्या कर जाते हैं, नतमस्तक रहते हैं। एक राहत इंदौरी जी का शेर है कि गरीब के प्लेट में पुलाव है, जरा देखो क्या शहर में चुनाव है। ये राहत इंदौरी जी का शेर है कि गरीब के प्लेट में भी पुलाव है, जरा देखो क्या शहर में चुनाव है। तो चुनाव आने के टाइम ये राजनेता वगैरह बहुत हो जाता है। तो किसी देश को देखकर अगर हम निजीकरण कर रहे हैं तो उसके प्रभाव बहुत बुरे पड़ने वाले हैं, बहुत बुरे पड़ेंगे, और उसका प्रभाव दिख रहा है हम लोगों को। इसके बाद आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हो गया ये ग्लोबलाइजेशन। पूरे विश्व को, पूरे देश को, अपने देश को पूरे विश्व में जो आज चल रहा है नया, उसके साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जैसे हो गया 5G। अब पूरा देश 5G की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, पूरे देश को किसके साथ जोड़ देना है, 5G के साथ जोड़ देना है। तो ये क्या कहलाएगा, ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए जगह जगह मेट्रो बन रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पूरे देश को डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है, लगभग डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा है। इसके बाद बुलेट ट्रेनें का काम शुरू हो रहा है, बुलेट की स्पीड से चलेंगी, बुलेट ट्रेन के काम चल रहे हैं, कई सारे ऐसे काम चल रहे हैं। तो पूरे विश्व से अपने देश की टेक्नोलॉजी को जोड़ना, अपने देश को पूरे विश्व के साथ जोड़ देना, वही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से जुड़े जितने भी सकारात्मक तर्क होंगे वो क्या होंगे, प्रबल होंगे, और नकारात्मक जो तर्क होंगे वो क्या होंगे बेटा, हमारे दुर्बल होंगे। तो मात्र ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 10 पॉइंट हैं, 4 ये। अगर तर्क रिपीट हो रहा है तो हमारा कैसा होगा तर्क, ये दुर्बल होगा। अगर तर्क रिपीट हो रहा है, कथन की बात को तर्क में रिपीट किया जा रहा है, तो दुर्बल होगा। देश एवं देश की नीतियों के साथ तुलना करी जा रही है, तो वो तर्क क्या होगा, दुर्बल होगा। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़े सकारात्मक तर्क जो होंगे वो क्या होंगे, प्रबल होंगे। नेता, अखबार, किसी व्यक्ति विशेष की बात अगर होगी तो वो क्या होगा, तर्क दुर्बल होगा। व्यक्ति विशेष एवं उसकी शिक्षाओं पर आधारित तर्क की बात कर दी जाए तो वो तर्क क्या होगा, दुर्बल होगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। नोट कर लीजिएगा इस बात को, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। केवल बस यही एकमात्र जैसे शब्द अगर तर्क में जुड़े हैं तो वो तर्क क्या होंगे, दुर्बल होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो प्रचलित भारतीय संविधान जो चल रहा है और भारतीय कानून जो चल रहा है उससे विरोध रखने वाले तर्क क्या होंगे, दुर्बल होंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो जादू टोना रहस्य चमत्कार और इन भावनाओं पर आधारित जो तर्क होंगे वो भी क्या होंगे, दुर्बल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पनाओं एवं धारणाओं पर आधारित तर्क भी क्या होते हैं, हमारे दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से संबंधित सकारात्मक तर्क क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। जिनने लिख लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का बनाया जा चुका है, आज इसकी पीडीएफ आप लोगों को भेज दी जाएगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 पॉइंट ये आपको भेज दिए जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ये पॉइंट।
इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। तो जो इंग्लिश वाले होंगे उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हिंदी वाले होंगे उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। किसकी बात करते हैं? तो अब हम लोग बात करते हैं भैया क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस हमारे किस प्रकार के होने चाहिए। कथन है आपका, अब जवाब आप लोग देंगे क्योंकि 10 पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्या न्यायाधीशों की छुट्टियां कम कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए? अच्छा, तर्क कथन को कभी भी आप सही या गलत नहीं करेंगे, कथन अपने आप में 100% माना जाता है। अब पहला तर्क है आपका नहीं, यह ब्रिटिश परंपरा का घोतक है, हम इसे क्यों बदलें, हम इसे क्यों बदलें? नहीं, ये ब्रिटिश परंपरा का घोतक है, हम इसे क्यों बदलें। पहला तर्क है ये। दूसरा तर्क है हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और कई लोगों को वांछित समय में न्याय मिल सकेगा, हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और कई लोगों को वांछित समय में न्याय मिल सकेगा। अब जरा बताएं कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क दुर्बल है। पहला तर्क प्रबल है या दुर्बल है, दूसरा तर्क प्रबल है या दुर्बल है, या दोनों तर्क प्रबल हैं या दोनों तर्क दुर्बल हैं? जल्दी बताएं। सभी लोग जवाब देंगे कमेंट में, जितने लोग देख रहे हैं यहां प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से पेपर्स में। और ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जरूर आए हुए हैं। अच्छा, इनके क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बुक में बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छांट के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या न्यायाधीशों की छुट्टियां कम कर देनी चाहिए? नहीं, ये ब्रिटिश परंपरा का घोतक है। मैंने आपको बताया था जैसे ही दूसरे देश का नाम आ जाए तर्क क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। ये बात लाख गुना सही है कि हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया है वो ब्रिटिश से ली गई है। कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन कथन एवं तर्क में जब भी दूसरे देश से बात कर दी जाती है, दूसरे देश से तुलना कर दी जाती है, तो वो तर्क क्या हो जाता है? हमारा कमजोर हो जाता है। तो पहला तर्क क्या हो गया? दुर्बल हो गया। दूसरे तर्क की बात करें, हाँ, इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और कई लोगों को वांछित समय में न्याय मिल सकेगा। ये वाला तर्क बताएं प्रबल है कि दुर्बल है। तो सुनिए, जैसे मान लीजिए 365 दिन में जज साहब को 50 दिन की छुट्टी मिलती है। कितने दिन की छुट्टी मिलती है? 50 दिन की छुट्टी मिलती है। अब इसमें से 20 छुट्टियां कम कर दी। कितनी छुट्टियां माइनस कर दी? 20 छुट्टियां माइनस कर दी। तो अब जज साहब 20 दिन में अगर एक फाइल भी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, एक फाइल के व्यक्ति को भी अगर एक्स्ट्रा न्याय दे देंगे, तो वांछित समय में एक लोगों को तो ज्यादा न्याय मिलेगा। तो इस वजह से ये तर्क क्या है? प्रबल है। क्या है?
प्रबल है। क्योंकि आप लोगों को पता है भारत देश में कई सारी फाइलें ऐसी हैं, कई सारे नेताओं के खिलाफ केस लगे हुए हैं, पेंडिंग हैं। आजादी के बाद से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको फांसी की सजा सुना के मौत हुई हो। वो केस लड़ते लड़ते ही, अगर जिसको जेल हो भी गई तो वो पेरोल पे बाहर निकल आता है। केस लड़ते लड़ते ही पूरी उम्र उसकी बीत जाती है, केस पेंडिंग में पड़ा रहता है, वो मर जाता है, तब भी केस फाइनल नहीं हो पाता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश में है, जो सबसे बड़ा समस्या जो आज हम लोगों को नहीं दिख रही है लेकिन वास्तविकता है, ये कटु सत्य है, हमारी जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने स्टेडियम बनाया, फलाना बनाया, धमाका बनाया, हम लोग अस्पताल बना देते विश्व का सबसे बड़ा। भैया कितने लोगों का बेड रख देते हम अस्पताल बना के, कितने लोगों का बेड रख देते? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 135 करोड़ का जनसंख्या का अस्पताल नहीं बनाया जा सकता है, किसी राज्य में नहीं बनाया जा सकता है। ये कटु सत्य है, ये आपको सोचना पड़ेगा इस पर। तो हमारी जनसंख्या ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग अगर टिकट खरीदने जाएं तो 50-50 दिन का हम लोगों को वेटिंग मिलती है टिकट में। अभी आप टिकट अलाउ कराइए शिमला के लिए, तो जुलाई में अगर जाना है तो पता चले अगस्त में आपको टिकट मिलेगी, फुल है सीटें। बस में जा रहे हैं तो बस में सब फुल भरा हुआ है। बाकी के जो देश देख रहे हैं जहां पर सुविधाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन उनकी जनसंख्या भी बहुत कम है। विश्व के 94% देशों की जनसंख्या यूपी से कम है। 94% देशों की जनसंख्या, 94% देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 21 करोड़, हो सकता है 2021 में 22, 23, 24 करोड़ निकल आए। कई लोग लगे हुए हैं जनसंख्या बढ़ाने में। तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो जनसंख्या ही है, इसको समझना पड़ेगा। सरकारें अगर नौकरी दें तो कितने लोगों को नौकरी देंगी? मान लीजिए 135 के 135 करोड़ लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो देश में बाकी आएगी जनरेशन कहां से होगी? सब कुछ कहां से होगा? हम लोग नीचे बैठ के ये सब बातें कह देते हैं लेकिन सोचने में अगर आपको इसको बैठ के समझेंगे तो बहुत बड़ी चीज है ये। इस पर 10 दिन तक मैं चर्चा कर सकता हूं लेकिन नहीं। अच्छा हाँ, किसी को लग सकता है मेरी बातें विरोधात्मक हो सकती हैं, लेकिन हाँ, भारत देश में इस समय जो समस्या बनी हुई है वो जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहला तर्क हमारा क्या है? दुर्बल है, और दूसरा तर्क हमारा क्या है? प्रबल है। आशा करते हैं ये चीजें दोनों आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कथन। वही क्वेश्चन जो सबसे पहले दिया था, क्या कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है? ज्यादा शक्तिशाली है? क्या कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है? ये क्वेश्चन सबसे पहले जब ये क्वेश्चन चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको लिख के दिया था। तर्क है, पहला तर्क है बेटा आपका नहीं। भौतिक शक्ति की महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई इनकार नहीं कर सकता। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। तर्क है दूसरा, हाँ, क्योंकि लेखक वैचारिक रूप से पूरे समाज को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का है। ये आपके यूपीएसआई से लेवल से उठ के है थोड़ा सा क्वेश्चन। बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। क्या कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है? पहला तर्क है नहीं।
भौतिक शक्ति की महत्ता से कोई इंकार नहीं कर सकता। और दूसरा तर्क है हाँ, क्योंकि लेखक वैचारिक रूप से पूरे समाज को प्रभावित करता है। जल्दी से सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे, सभी लोग जवाब दें इसका और जुड़े रहा करिए भाई लास्ट तक। कई लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अगर आपके भले के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होके, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, हम लोगों को भी अपना घर प्यारा है, हम लोगों को भी अपने भाई बंधु माता पिता सब प्यारे हैं। हम लोग चाहें तो अगर देखें कि नहीं पढ़ रहा है कोई, हम लोग भी घर निकल सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए पढ़े हुए हैं। तो जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने सारे दोस्तों को जोड़ते रहिए। और बहुत जल्द ये वीडियोस प्राइवेट होने वाले हैं। जिन लोगों ने एडमिशन अभी भी नहीं लिया है वो लोग एडमिशन ले लें। नंबर आप लोगों को पता है एडमिशन का। इमरान सर, अगर कोई समस्या है तो इमरान सर के पास कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नहीं भौतिक शक्ति की महत्ता से। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन एक बार नहीं के साथ भी सही होगा और एक बार हाँ के साथ भी सही होगा। यहां पर दोनों तर्क प्रबल हैं। कैसे हैं? प्रबल हैं। दोनों तर्क प्रबल हैं। देखिए कैसे। नहीं भौतिक शक्ति की महत्ता से कोई इंकार नहीं कर सकता। भौतिक शक्ति मतलब फिजिकल पावर से कोई इंकार नहीं कर सकता है। कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तलवार ज्यादा शक्तिशाली है, ये हकीकत है। ये भौतिक शक्ति की बात हो रही है। जैसे शेर हाथी चींटी से नहीं जीत सकता है, मतलब चींटी हाथी से नहीं जीत सकती। अगर फिजिकल पावर की बात करी जाए तो मनुष्य शेर से नहीं जीत सकता है, हाथी से नहीं जीत सकता है, फिजिकल पावर की बात करी जाए तो भौतिक शक्ति की महत्ता से कोई इंकार नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है। इस वजह से ये तर्क क्या है? प्रबल है। हमारा क्या है? प्रबल है। दूसरा तर्क, हाँ, क्योंकि लेखक वैचारिक रूप से पूरे समाज को प्रभावित करता है। तो ये भी बेटा बिल्कुल हकीकत है। लेखक पूरे समाज को प्रभावित करता है। जैसे कि आप लोगों को सामने एक कवि का मैं नाम लेना चाहता हूं, कुमार विश्वास। अगर बात करी जाए सन 2007-2008, तो 2007-2008 में उनकी एक कविता आई थी जो बहुत पीक पर चल रही थी, उस टाइम बहुत प्रचलित हुई थी। आज भी भारत में वो कविता बहुत प्रचलित है। वो गीत में कविता थी। गीत था उनका कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तो ये कविता जब आई तो यूथ पूरा एक साथ ट्रांसफर होना शुरू हो गया। उससे पहले जो युवा वर्ग था उसका झुकाव कविताओं की तरफ नहीं था, हिंदी साहित्य की तरफ नहीं था। तो ये केवल एक कवि की ही धारणा थी जिसने पूरे समाज को क्या कर दिया? बदल के रख दिया। पूरे समाज की सोच को बदल के रख दिया। जैसे आपको एक बात बताऊं, एक इंग्लैंड में एक कवित्री थी, एक लेखक थी। उनको एक व्यक्ति से प्यार हुआ और बाद में वो व्यक्ति उनको धोखा देकर चला गया। तो उस महिला ने क्या किया? एक किताब लिखी और वो महिला उस व्यक्ति से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, अथाह प्यार करती थी। उसने जब लेख लिखा कविता में, किताब में जब वो लेख लिखा, उसके बाद वो महिला मर गई। उस किताब का विमोचन हुआ, 50-60 किताबें लोगों में गईं। जिस आदमी ने उस किताब को पढ़ा उसने आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। उसके बाद सरकार ने बंद किया कि उस किताब को दफना दिया जाए, दफना दिया गया। 500-600 सालों बाद क्या हुआ? वो किताब फिर बाहर निकल आई। कोई खोद लाया उसको 2000 व्यक्तियों ने पढ़ा। कितने व्यक्तियों ने पढ़ा? 2000 व्यक्तियों ने पढ़ा। 2000 व्यक्तियों ने भी आत्महत्या कर ली। मतलब उस महिला ने उस किताब में इतना दर्द लिखा था, इतना दर्द लिखा था, जो उस किताब को पढ़ता था वो पढ़ के मंत्र मुग्ध हो जाता था, इतना मुग्ध हो जाता था उसमें, इतना खो जाता था कि उसे लगता था कि अब दुनिया बेकार है, जीना बेकार है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो वो मर जाता था। फिर सरकार ने क्या किया? उनकी सारी प्रतिलिपियां क्या करी? डिस्ट्रॉय करवाई। खुद जज साहब की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पढ़ लें। पता चले जज साहब भी आत्महत्या कर लेते। तो वो किताबें डिस्ट्रॉय करवाई गई। ऐसे ही एक हमारे यहाँ लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की एक किताब है जिसका नाम है चरित्रहीन। इस किताब को पहले बंगाल सरकार ने रोक लगा दिया था कि इस किताब को कोई नहीं पढ़ेगा। कानूनी तौर पर रोक लगाया गया था। चरित्रहीन किताब है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ी गई ये किताब।
तो ये सब समाज का ही खेल है, कवियों का ही खेल है, शब्दों का ही खेल है कि कवि अपनी भावना से पूरे समाज को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। अच्छा, मुझे इन सबके नाम इसलिए मालूम है क्योंकि हमारे भी गुरु कुमार विश्वास जी रहे हैं, मैं उनको भी अपना गुरु मानता हूँ और पेशे से मैं भी छोटा मोटा एक लेखक हूँ, थोड़ी बहुत कहानियां लिख देता हूँ। जो लाइनें आपको सुनाता हूँ मैं यहाँ पर, वो लगभग सब मेरी खुद की ही लिखी हुई होती हैं। आज जो सुनाई थी दुनिया का दस्तूर है, यहाँ अपने ही अपनों से दूर है, तो ये लाइन मैंने खुद ही आज लिखी थी आप लोगों के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। तो ये वाला क्या है, प्रबल है, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी प्रबल है। आज ये चैप्टर खत्म होता है, कल इस चैप्टर की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट में सब लोग लिख के बताइएगा कि सर ये चैप्टर मेरा अच्छे से समझ में आ गया, अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सबके पास शेयर जरूर करिए, जरूर शेयर करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।